2027 के चुनाव को लेकर इस वक्त नरेंद्र मोदी नया यूपी वाले नारे के साथ रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। इस बड़ी राजनीतिक खबर से आपको खबरदार करना सबसे पहले जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आज योगी आदित्यनाथ की यह चौथी मुलाकात है। सुबह वो प्रधानमंत्री से मिले, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। इन सब मुलाकात के मायने आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि 2027 के लिए क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की नया यूपी वाली रणनीति है। कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया तो उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, सुरक्षा का एहसास होता है। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी। कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। सख्त कानून व्यवस्था, अपराधियों में भय, जनता को सुरक्षा का एहसास, सड़क कनेक्टिविटी वाला विकास, जय श्री राम और सनातन की जय के बीच योगी आदित्यनाथ 2027 की विजय साधना में जुट चुके हैं। जिससे जुड़ी यह मुलाकात और बातचीत करने, उसी राम मंदिर की प्रतिकृति लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं। जिसके संपूर्ण होने पर धर्म ध्वजारोहण हो चुका है। तो क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश में 2027 का विजय ध्वज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर लहरा पाएंगे, जहां चुनाव में अब केवल 1 साल का वक्त ही बाकी है। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। परिवर्तन के उत्तर प्रदेश में फिर कोई सियासी परिवर्तन 2027 में न कर सके, उससे पहले गुलाबी मीनाकारी से बने राम मंदिर के मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिलते हैं। चांदी के इस राम मंदिर मॉडल को वाराणसी के कलाकार ने बनाया। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन हासिल किया। आपका पाथेय नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। आपका बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार। इस पोस्ट में नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने वाली बात पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि जब पिछले महीने योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर 2 नमूने वाला सियासी वार किया। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। तब और उससे पहले भी अखिलेश यादव बिना नाम लिए कभी इंजन की टकराहट और कभी ये लिखकर कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, निशाना साधते आए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ये लिखना कि आपका पाथेय नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा के लिए नई ऊर्जा का संचार करता है, साफ कर देता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की रणनीति 2027 वाली तय करनी शुरू कर दी है। यह है नए भारत का नया यूपी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के साथ नए उत्तर प्रदेश की बात बीजेपी करती है, तो नया उत्तर प्रदेश का नारा 2027 में कैसे दिखेगा, इसको लेकर 3 बातें सामने आती हैं। धर्म, यानी जहां राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है। दूसरा है विकास, आगे आने वाले वक्त में जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री का वक्त चाहते हैं। तीसरा है सत्ता और संगठन में जाति संतुलन, यानी कैबिनेट विस्तार में जाति क्षेत्र के आधार पर ऐसे चेहरे चुनना जिनसे पूरे उत्तर प्रदेश को साधा जा सके। योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं।
6 पद खाली हैं, लेकिन बात सिर्फ 6 खाली पदों की नहीं है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो फिर व्यापक विस्तार होगा, यानी कि कितने आएंगे कितने जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन विस्तार में सबसे अहम रोल जातियों का संतुलन और साथ साथ इलाके यानी कि क्षेत्र का संतुलन साधना होगा। वजह ये कि इस बार माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण, ओबीसी और दलितों का संतुलन बनाया जा सकता है, जबकि क्षेत्रवार अगर देखें तो पूर्वांचल से कहीं ज्यादा दूसरे इलाकों पर जोर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पूर्वांचल और एक ही जिले से के आसपास सटे हुए जिले के हैं। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी के भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। कभी यूपी की चर्चा खराब कानून व्यवस्था को लेकर होती थी, आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। नोट करना, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। नया उत्तर प्रदेश, ये शब्द जब खुद प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं तो फिर इसे मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था पर ही रहता है। नया उत्तर प्रदेश की बात 2027 में रखने के लिए 4 तरीकों पर काम योगी सरकार में हो रहा है। अपराधियों में खौफ, अवैध कब्जे पर प्रहार, दंगा भड़काने वालों का इलाज और वोटर फर्जीवाड़े पर वार। इसका एक सबूत पिछले हफ्ते दिखा है, जब मेजर की बीमार बेटी के घर को दबंगों के कब्जे से 24 घंटे के भीतर पुलिस ने छुड़वा दिया, जब पीड़ित बेटी मुख्यमंत्री से मदद मांगने पहुंची। Wish him happy long life and best wishes to CM uncle. May God bless him always. CM uncle, wish you happy new year. Thank you uncle for helping me so much. God bless you uncle. Wish you happy long life. इससे पहले ऐसे ही एक इनकाउंटर में जब सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी मारा गया तो लड्डू उन परिवारों ने बांटा जिनके घर में अपराधियों का डर रहा और मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा किया गया। पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करती हूँ और सबसे पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। अंजना भट्ट हो या फिर दुख्तरुल निशा, दोनों पीड़ितों के बयान बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के दम पर ही 2027 में नए उत्तर प्रदेश वाला नारा गढ़कर बीजेपी उतरने में जुटी है। आगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है। चर्चा है कि या तो मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार यूपी में होगा या फिर पंचायत चुनाव के आसपास, और अगर पंचायत चुनाव टला तो फिर होली के करीब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब 1 साल का ही वक्त है, नए चेहरों को 1 साल तो चाहिए ताकि वो सरकार के रोड मैप पर चलकर दिखा सकें। और जानकारी के लिए सीधा हम आपको लिए चलते हैं कुमार अभिषेक के पास, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या खबर इस बाबत मिल पा रही है विस्तार को लेकर? श्वेता, देखिए, अगर हम पिछला मंत्रिमंडल विस्तार याद करें, जब 2021 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो करीब 7 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और चुन चुन करके जो ओबीसी और दलित चेहरे थे उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। देखिए, अब जनवरी आ चुका है और करीब 1.25 साल का वक्त बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ महीनों के भीतर ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या ये मकर संक्रांति के तुरंत बाद होगा या ये होली के बाद तक जाएगा, इस पर कयास लग रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होना है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं तो उनकी एक के बाद एक कई मुलाकातें हुई हैं।
जेपी नड्डा से मिले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, नितिन नवीन से। इसके अलावा प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात हुई जहां उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका दिया और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो ये जो तमाम मुलाकातें हैं ये क्रोनोलॉजी है और दोनों डिप्टी सीएम आज दिल्ली में मौजूद थे। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक कयास इस बाबत लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, लेकिन ये बीजेपी है, तारीख और वक्त का अंदाजा लगाना खतरे से खाली नहीं होता श्वेता, लेकिन यह तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन तो चल रहा है श्वेता। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की मुलाकात हुई है, जितनी लंबी मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच, अब कम से कम जो सियासी टीका टिप्पणी आक्षेप किए जाते थे उन पर विराम लगेगा? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये मुलाकात है, यूं तो फॉर्मली अगर देखा जाए तो उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उनका वक्त मांगा है, लेकिन बहुत तरीके के सोशल मीडिया पर या जगह जगह जो बातें चलती थी कहीं ना कहीं उस पर विराम जरूर लगेगा और ये मुलाकात इस बात को पुख्ता जरूर करेगा कि चेहरे को लेकर के कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले वक्त में किस तरीके का बदलाव होगा इस पर नजर रखना होगा। श्वेता, बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता ये जानकारियां दे रहे थे। जाहिर है कि अभी तो लगातार, चूंकि हालांकि बंगाल का चुनाव इस साल है बड़े चुनावों में, लेकिन यूपी की तरफ रेस जो है वो शुरू हो चुकी है और इस तरह की खबरें बहुत सुर्खियां अभी बटोरने वाली हैं। 2027 में जीत के लिए योगी आदित्यनाथ अपने संभल मॉडल पर भी काम कर रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कैराना में पलायन के मुद्दे से हिंदुत्व की पटरी पर योगी ने चुनावी एक्सप्रेस दौड़ाई थी। सवाल यह है कि क्या इस बार योगी ये काम संभल से करने जा रहे हैं? ये संभल ही है जहां से योगी लगातार अपनी सख्त प्रशासक की छवि को चमका रहे हैं, वहीं बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई उनके मॉडल को मजबूती देने का काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी फिरोज खान जिंजाना। मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुछ पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुनाह करने वाले ही अंजाम से खौफ नहीं खाते, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाने वाले भी कांपते हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का डर इतना कि कब्जाधारी खुद ही कार्रवाई से पहले अपने हाथ से उसे तोड़ने में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी दो स्तंभों पर खड़ा है। पहला कानून व्यवस्था का बदलाव और दूसरा खुलकर हिंदुत्व की वकालत। योगी आदित्यनाथ अपने इन्हीं दो सबसे बड़े सियासी हथियारों के इर्द गिर्द 2027 की तैयारियों में जुटे हैं, जिसमें संभल को अपने शासन का प्रतीक बनकर दिखाया जाता है। कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ संभल के सहारे विरोधियों को किस कदर खबरदार राजनीति में कर रहे हैं। सबसे पहले उससे जुड़ी 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर संभल के हाजीपुर की मदीना मस्जिद, जो ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के डर से खुद ही रात भर छेनी हथौड़े से लोगों ने इसे गिरा दिया। दूसरी तस्वीर भी इसी गांव की है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बने मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और बुलडोजर की तीसरी कार्रवाई संभल के ही राया बुजुर्ग में होती है, जहां एक अवैध मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह से जो भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे और उन अवैध कब्जों पर जो मकान बनाए गए हैं, निश्चित रूप से ऐसी ही कार्रवाई करके ऐसे घर की छत घर से जुदा कर दी जाएगी। संभल प्रशासन की ये तेवर योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासन की छवि को मजबूत करते हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तेजी से गिरफ्तारियां और बुलडोजर एक्शन होता है, उससे योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस छवि को धार मिलती है। इसमें संभल योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में निजी प्रयोगशाला बनकर उभरा है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है।
24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा ने न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। एक मस्जिद सर्वे से शुरू हुआ विवाद अफवाहों, पत्थरबाजी और आगजनी में बदल गया। हिंसा की आग में तब ये जला शहर कई दिनों तक ठप रहा, लेकिन संभल जिला योगी के तीसरे कार्यकाल की तैयारियों में अहम भूमिका निभाता दिख रहा है। तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं, 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। बीजेपी जहां अयोध्या काशी को राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक मुद्दों के रूप में पेश करती है, वहीं योगी आदित्यनाथ संभल को अपने प्रशासनिक ब्रांड की प्रयोगशाला बना चुके हैं। उनके लिए ये जिला सिर्फ एक सीट नहीं, उनकी राजनीतिक छवि का परीक्षण केंद्र बन चुका है। जहां पर योगी सरकार कोने कोने से न सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटा रही है, बल्कि बिजली चोरी के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। संभल में अगर दिन में बुलडोजर चल रहा है, तो रात के अंधेरे में जिले के डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम दल बल के साथ बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करते हैं। इस कार्रवाई में 4 मंजिला इमारत से लेकर एक घर में बिजली की चोरी से चल रही दूध की डेयरी मिलती है। एक जगह मस्जिद की छत से बिजली की चोरी पकड़ी जाती है। इसी रेड के दौरान चोरी की बिजली से चलते ई रिक्शा के चार्जिंग स्टेशन का भी पता चलता है। कई बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिसमें ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, डेयरी का चलना, फैक्ट्री का चलना, उसके बाद जो कमर्शियल जितने भी एरिया हैं उनमें भी एक तरह से घरेलू कनेक्शन सभी ने ले रखे हैं। और एक घर मिला जहां से 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई हो रही थी, तो उस पर तो बहुत बड़ा तारों का जखीरा पकड़ा। तो अभी एक बार सभी को पकड़ रहे हैं, फिर एक साथ लिस्टिंग करेंगे, एक साथ एफआईआर करेंगे। संभल में हो रही इस कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठाता है। वो जानता है कि चुनावी लिहाज से भले ही संभल का असर बड़ा ना हो, लेकिन प्रतीकात्मक प्रभाव बहुत गहरा है। जिस तरह पिछले कार्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में लोग योगी के कठोर शासन की मिसाल देते दिखे, इस बार संभल के जरिए भी योगी की कोशिश वही सब कुछ दोहराने की है। कोई घटना बताइए जहां डीएम बिजली पकड़ने गए हो चोरी की। ये तो काम बिजली विभाग का है, या बिजली विभाग के साथ जो विजिलेंस की टीम होती है उनका है। डीएम का काम तो नहीं है ये काम। तो डीएम क्या करने जा रहे हैं? इससे पता चलता है कि आखिर संभल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लगातार क्या कर रही है। डीएम साहब बिजली पकड़ने गए, अब उनके पास दूसरा काम नहीं बचा है तो बिजली पकड़ने नहीं गए, वो वहां पे वोट बैंक पकड़ने गए। तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मुस्लिम बहुल संभल के जरिए वो सारे प्रदेश में सुरक्षा और पहचान के अपने सियासी संदेश को फैलाकर तीसरी पारी की रणनीति को ताकत दे सकते हैं। जिस तरह से संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने 2027 को चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो संभल के सियासी समीकरण बदलने वाला साबित हो सकता है। और अब लखनऊ के केजीएमयू से आ रही बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण के आरोपी रमीजुद्दीन के माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। रमीजुद्दीन अब तक फरार है। चौक पुलिस ने ठाकुरगंज क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की है। धर्मांतरण के इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता पिता को आरोपी बनाया है। रमीजुद्दीन पर जबरन पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ निकाह कराने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी ताकत है, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ ऐसी खबरें भी दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और वहां की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिस पर नजर रखना और उससे खबरदार रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपी पुलिस के कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो निर्दोष ईमानदार जनता के दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे पुलिस वालों से खबरदार रहना है। 2 खबरें समझिए। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, जहां पहले एक थाने के पुलिस वालों ने निर्दोष को कत्ल के झूठे केस में फंसाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, आज तक ने खबरदार किया, तो फिर आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड हुए। लेकिन हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि पुलिस जब खुद कानून तोड़े तो केवल निलंबित करके अधिकारी ये नहीं कह सकते कि देखो एक्शन ले लिया, क्योंकि अगर निलंबन ही एक्शन होता तो फिर दूसरी खबर आज नहीं बतानी पड़ती, जहां आगरा में अब दूसरे थाने के पुलिस वालों ने क्रूरता और कानून तोड़ने की हद पार कर दी। एक निर्दोष को पुलिस चौकी में लाकर पीटा, दावा है कि प्लास से पैर के नाखून तक खींच लिए।
इसीलिए आज तक खबरदार करते हुए कहता है कि ऐसे पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो, न कि केवल निलंबन। आगरा पुलिस से खबरदार रहिएगा, जो पहले निर्दोष को फंसाने के लिए पैर तोड़ने वाला 3rd डिग्री टॉर्चर देती है। और अब आगरा पुलिस की नई करतूत से खबरदार, जो निर्दोष को थाने में न सिर्फ पीटती है बल्कि प्लास से नाखून तक उखाड़ लेती है। सुनकर ही आप सिहर जाएंगे, ऐसा दर्द आगरा पुलिस के हाथों मिला। अब तक सहमा हुआ है नरेंद्र कुशवाहा, जिसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह यह था कि इसने पुलिस वालों की गुंडागर्दी का वीडियो बना लिया। नरेंद्र ने पुलिस वालों की गुंडागर्दी को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद इसको चौकी लाकर पहले पीटा गया और फिर पैर की नाखून तक खींच लिए गए। क्योंकि भाई के साथ टेंपो में दूध बांटने निकले नरेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार को मना कर दिया, जब जीवनी मंडी का चौकी का इंचार्ज एक मारपीट के मामले में नरेंद्र को अपने टेंपो से छोड़ने का दबाव बनाने लगा। नरेंद्र ने कहा कि उसे टेंपो चलाना नहीं आता। इसके बाद उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया गया। भाई के साथ दूध देने आया था, उसमें भाई तो आंगली गली में चला गया था दूध देने के लिए। भाई आंगली गली में चला गया दूध देने के लिए, वहां पर हो रहा था किसी में झगड़ा, तो वहां पर पुलिस लेने गई थी। 4 लोग वहां पर, 2 लेडीज थी, तो उनने बोली थी मेरे से, मैं टेम्पो में बैठा था, मेरे से ये बोली थी कि इन्हें छोड़िया, मैंने मना कर दी थी। मैंने ये बोली थी मेरा दूध फट जाएगा, मेरे को गमी में जाना है। वे जबरदस्ती कर रहे थे। कौन थी? पुलिस वाले थे। तो किस थाने के थे? वे छत्ता थाने के थे, पुलिस चौकी वो है चीनी मंडी। तो उनने मेरे 3-4 डंडे मारे थे। तो मैंने उनके बाद फिर मैंने फोन से उनकी वीडियो बनाई थी। मैं वीडियो बनाई तो उन्होंने मेरा फोन छुड़ा लिया था। मैंने इतनी बोली थी कि फोन को तो दो ना, बात तो कर लो दीवान जी से। वो नहीं माने थे। फिर चौकी में ले आए। चौकी में अगर उनने डांट डाल के पीटा हूँ, तरवे में डंडे टोरे हैं 2, क्लास से 9 खींचा है। और क्लास से 9 खींचने के बाद मेरे को फिर वहां पर ले गए, गाड़ी में डाल के वहां पर थाने में। नरेंद्र गिड़गिड़ाता रहा कि पुलिस वाले उसे छोड़ दे, लेकिन यूपी पुलिस के चंद चेहरे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वर्दी उन्होंने पहन ली तो उनको कुछ भी करने की छूट है। इसका शिकार अब की नरेंद्र कुशवाहा बना है। मार मार के पागल कर दिया एक तरह का। और वे जबरई कर रहे थे, नाखून में लग रहे थे। इंस्पेक्टर साहब के हमने मत बताना, उनने मना कर दिया। इंस्पेक्टर साहब की कोई गलती नहीं थी, वो उसमें तो लेके आए थे। कितने लोग थे वो? वे 4 लोग थे पुलिस वाले। मारपीट पूरी सब करते। हाँ, मिर्च झोंक रहे थे, दूध की धमकी दे रहे थे कि पाउडर बनाऊंगा, पाउडर डालूंगा दूध में, ये धमकी दे रहे थे। आगरा की पुलिस केवल पीटती और नाखून ही नहीं खींचती। दावा है कि जीवनी मंडी चौकी के पुलिस वाले लुटेरे भी हैं, जिन्होंने नरेंद्र की जेब से 1800 रुपए और मोबाइल फोन किसी छिनायत लुटेरे की तरह छीन लिया। आखिरकार पुलिस वाले गुंडों की करतूत खुल गई। शिकायत पर कार्रवाई हुई। आरोपी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी लाइन हाजिर किया गया। 3/1/26 को एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र कुशवाहा है, वो मेरे कार्यालय में जनसुनवाई के समय आया। उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर जो रविंदर, जो कि जीवनी चौकी मंडी के चौकी प्रभारी हैं, वहाँ पर पोस्टेड हैं, उन्होंने इसके साथ मारपीट की, हाथापाई की और इसके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया। तत्काल मेरे द्वारा अपने कार्यालय से एक जांच सेटअप की गई। जांच सेटअप में प्रथम दृष्टया जो आरोप को लगा रहा था वो सही पाए गए। तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी रविंदर को सस्पेंड किया गया है। इसी क्रम में एसएचओ छत्ता को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए लाइन हाजिर किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये आगरा के निवासियों को बताना चाहता हूं कि आगरा पुलिस की इस तरह के कृत्यों के प्रति 0 टॉलरेंस है। जो भी पुलिस का व्यक्ति इस तरह के कृत्यों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसीपी छत्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में एक विभागीय जांच आवंटित की गई है। जो भी इसमें दोषी है सबके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज तक ने आपको दिखाया है कि इसी आगरा में किरावली थाने के पुलिस वालों ने 35 साल के राजू को एक कत्ल के मामले में झूठा फंसाने के लिए उल्टा लटकाकर इतना पीटा कि पैर तोड़ दिए। इस मामले में भी आरोपी पुलिस वालों को केवल सस्पेंड करके आगरा की पुलिस सोचती है कि कार्रवाई हो गई, लेकिन अब उसके बाद दूसरे थाने में एक निर्दोष को पीटकर उसके पैर के नाखून खींचे गए हैं। इससे साफ है कि सस्पेंड कर देने से कोई नहीं डरता। जरूरी है कि आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। क्या कोई आम आदमी किसी का नाखून खींच ले, पैर तोड़ दे तो पुलिस छोड़ देगी? अगर नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के लिए कानून अलग कैसे है? बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई है। बांग्लादेश के जसोर जिले में राणा प्रताप नाम के एक हिंदू नौजवान की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई।
ये वारदात आज शाम करीब 5:45 पर हुई। मरने वाले की पहचान राणा प्रताप के रूप में हुई है। चश्मदीदों के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से हिंदू नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 18 दिनों में यह 5वें हिंदू की हत्या है बांग्लादेश में। हमारे संवाददाता आशुतोष इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जब भी कोई हत्या होती है बांग्लादेश की तरफ से उसका कोई कारण बता दिया जाता है कि किस कारण से यह हत्या हुई। इसको लेकर अभी तक कुछ कहा जा रहा है या फिर माना जा रहा है इसे हेट क्राइम? अभी तक हेट क्राइम नहीं, यहाँ तक कि खोकन दास के साथ भी जो वाकया हुआ था उसमें भी बांग्लादेश पुलिस की ओर से कहा गया है कि ये तो लूट खसोट के इरादे से हुआ था और उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि राणा के साथ जो हुआ, दरअसल जासूर का इलाका, वो अपने घर जा रहे थे। स्थानीय समय अनुसार लगभग 5 बजे का समय था और वो जो तस्वीर है वो बेहद विचलित करने वाली है कि बिल्कुल सर पर गोली मारी गई और ये भी नहीं लग रहा कि शूटर ने कहीं दूर से मारा हो और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीरो शॉट दिया है कि एकदम खोपड़ी के पास एक तरफ का हिस्सा खुल चुका है। 18 दिन में आपने जो जिक्र किया कि 1 महीने से भी कम समय में ये लगभग 5वीं ऐसी घटना है जहां हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। फिर चाहे वो लूट खसोट के नाम पर हो या फिर दीपू दास की मॉब लिंचिंग के नाम पर हो, खोकन दास के साथ जो कुछ भी हुआ हो, बजरंगी के साथ जो हुआ, फिर या फिर बैरागी के साथ आज 5 बजे जो है जासूर के इस इलाके में हुआ है। दरअसल वो भी अपने काम से अपने घर की ओर जा रहे थे और जब ये वाकया हुआ है और अभी तक पुलिस ने इस मामले में जांच भले शुरू कर दी है लेकिन वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक बांग्लादेश पुलिस की ओर से, हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंची है, उन्हें लगा कि संभवतः ये जिंदा होगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं बैरागी को, उसको देख के ऐसा लग ही नहीं सकता था कि उसको वहां पर भी बचाया जा सकता था। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि स्थिति इस कदर गंभीर है कि वहां पर आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का माहौल, और चुनाव में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं ढाका से इतर मेमन सिंह के आसपास से लेकर के जो रिमोट सुदूर इलाके हैं राजधानी ढाका से, उन इलाकों में ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। और इसी के साथ साथ दरअसल फिक्र है, मैं चिटागोंग या दूसरे जो इलाके हैं वहां के जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। किसी को नहीं पता कब किस इलाके में क्या हो जाएगा, चाहे वो आगजनी की घटनाएं हों, हत्या की घटनाएं, उसके बाद भी कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम नहीं दिखता है जिस पर ये विश्वास हो सके कि वहां पर जो नफरती ये आंधी चल रही है, जो सांप्रदायिक हिंसा वहां पर चल रही है, उस पर लगाम लग सके। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के लिए। आज एक खबर आई, ऐसी खबर जिसे सुनकर अब लगता है कि क्या ही कहा जाए। खबर यह है कि रेप मर्डर के दोषी राम रहीम को 15वीं बार जेल से बाहर जाने का मौका मिल गया। अब की बार राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर है। जो हम बात कह रहे हैं वो सुनिएगा, 8 साल की अब तक की सजा में 400 दिन से ज्यादा तक, यानी 1 साल से कुछ ज्यादा राम रहीम जेल से बाहर रहा। और तब राम रहीम के जेल से बाहर आने का पूरा हिसाब देखिए। सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल, फिर 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल, 2022 में फरवरी के महीने में फिर 21 दिन की फरलों पर आजादी, इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली, जनवरी 2023 में 40 दिन की लगातार फिर पैरोल मिली, नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलों पर राम रहीम जेल से बाहर आए और जनवरी 2024 में जब चुनाव आने वाला था तब तो 50 दिन के लिए जेल से बाहर राम रहीम आया। फिर अगस्त 2024 में भी 21 दिन की फरलो मिली, फिर उसी साल अक्टूबर में 20 दिन जेल से बाहर रहा। फिर 2025 में जनवरी में 30 दिन की पैरोल, 9 अप्रैल को 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर राम रहीम आता है। इसके बाद 5 अगस्त को 40 दिन की पैरोल पाता है। अब 5 जनवरी 2026 को 40 दिन की पैरोल पर बाहर निकल चुका है। जिस देश में 75,000 से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उनके लिए जेल से किसी तरह की पैरोल पाना एक सपना है, वहां राम रहीम के लिए ही स्पेशल छूट वाला ऐसा रास्ता तक निकाल दिया गया कि अब तक 405 दिन जेल से बाहर रह चुका है। आगे भी आता रहेगा। हम आप सवाल करते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है, लेकिन मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू। जिस तरह सवाल को हवा कर दिया मुख्यमंत्री ने, उसी तरह हरियाणा की जमीन पर एक बार फिर इंसाफ के दावों, कानून की मजबूती के दावों,
जो दोषी है वो सजा पाता है वाले कानूनी पाठों सबको हवा करके धूल में उड़ाता हुआ हत्या और रेप का दोषी राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। सोमवार सुबह 11:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर उस स्पेशल गेस्ट को लेने गाड़ी पहुंच गई, जिसके बारे में अब कहा जाने लगा है कि राम रहीम कहने को उम्र कैद की सजा पाया है। असल में तो वो बीच बीच में जेल जाता है, बाकी पैरोल पर बाहर आता है। जिसे अदालत कातिल कहती है, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाने वाला वो राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया। इतिहास गवाह है कि 8 साल में 15 बार पैरोल वाली छुट्टी के साथ 405 दिन की आजादी, 2 साथियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा पाने वाली राम रहीम के अलावा कोई नहीं पाया है। जो सीरियल रेपिस्ट है, सीरियल किलर है और माननीय न्यायालय द्वारा जिस पर इस बात की बाकायदा मोहर लग चुकी है कि ये एक व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पैरोल देकर सरकार बार बार अगर बाहर निकाल रही है तो मैं ये कहूँगा कि समाज के ऊपर इससे बड़ा कोई और कलंक, इससे बड़ा कोई और धब्बा हो नहीं सकता। 15वीं बार राम रहीम ने जेल से बाहर आने के लिए डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह की जयंती वाली दलील दी। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने हमेशा की तरह फौरन मंजूर कर ली और 5 जनवरी को राम रहीम सोनारिया जेल से फर्राटा मारता निकला, सिरसा में आश्रम पहुंच गया। अंग्रेजी की कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे तो जस्टिस भी मिला, कन्विक्शन हुआ, जेल में भी गए, लेकिन उसके बाद क्या? फिर लगातार पैरोल, लगातार फरलो। इतने के तकरीबन 3 महीने साल में से गुरमीत राम रहीम जैसे कॉन्विक्ट्स हैं वो बाहर रहते हैं। अब ये तो बोला जा रहा है कि 2022 का एक रूल रेगुलेशन है जिसको तहत फॉलो करते हुए उन्हें इस तरह की आज़ादी मिली है जो कि बाकी कॉन्विक्ट्स को भी है। लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है। गुरमीत राम रहीम के ऊपर कई हीनस क्राइम्स के केसेस चल रहे हैं और इसी वजह से सवालिया निशान भी होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। अगर सीएम की माने तो कोर्ट बोलेंगे, कोर्ट बोलता है कि डीसी या फिर जेल अथॉरिटी करेंगे, जेल अथॉरिटी बोलता है कि डीसी देगा। तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? कभी खुद के जन्मदिन से लेकर कभी खेती के नाम पर तो कभी अपने गुरु की जयंती के नाम पर जेल से दनादन पैरोल पाने वाला राम रहीम जब भी बाहर आता है वो गवाह और पीड़ित डर जाते हैं जो राम रहीम के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। जिस तरीके से बार बार उसको पैरोल और फरलो दिया जा रहा है तो ये सब खत्म किया जाना चाहिए। ये ड्रामा आप परमानेंटली उसकी जो उसको रिलीज करके बाहर ले आए, आपके पास पावर्स हैं, सब कुछ है, और सारे इस ड्रामे को खत्म कर दिया जाए। बीजेपी अपनी हिंदुत्व और पहचान की राजनीति को धार देने के लिए लगातार कांग्रेस पर हमले करती रहती है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करती। सोमनाथ मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप कांग्रेस पर लगाया है। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बहाने कांग्रेस को घेरा है। कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाएं। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर देश की सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी का अक्सर आरोप लगाते रहे, खासकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर। जब राजेंद्र बाबू उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे तब जिस हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था। वो कौन सा हिंदुत्व था आपका? सोमनाथ मंदिर पर जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी के आरोपों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने
1026 में सोमनाथ पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया था। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल होने पर यह विवाद एक बार फिर गरमाया। महमूद गजनवी के आक्रमण का वो घाव फिर से ताजा हो गया, जो 1000 साल बाद भी हर देशवासी को परेशान कर देता है। 1026 में 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गए ब्लॉग ने इस पहले ज्योतिर्लिंग पर सियासी लड़ाई नए सिरे से शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के मंदिर पर जवाहरलाल नेहरू को लेकर पुराने आरोपों को दोहराया है, याद करवाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ के जीर्णोद्धार के सरकारी प्रयासों के कितने खिलाफ थे। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। सोमनाथ मंदिर पर प्रधानमंत्री का ये ब्लॉग साल भर चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के पहले आया, जहां 8 से 11 जनवरी के बीच सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। सोमनाथ मंदिर का इतिहास, विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा काफी लंबी है। 1026 में महमूद गजनवी ने पहला बड़ा हमला किया। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण की पहल की। 1947 में दिवाली पर उनकी यात्रा से प्रेरित होकर इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की गई। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार पटेल तब तक दिवंगत हो चुके थे। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे दूरी बना ली। नेहरू का मानना था कि इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि खराब होगी। तब से ही यह सियासी विवाद बार बार सिर उठाता रहता है। सोमनाथ मंदिर के बहाने कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप नए नहीं है। इसीलिए जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग से पंडित नेहरू की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी इतिहास का एक नया ही चैप्टर खोलकर बैठ गई। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। यह सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास गुजरात समेत पूरे देश के हिंदुओं को पीड़ा देने वाला है, क्योंकि महमूद गजनवी ने तीर्थ स्थान पर बर्बरता की। न सिर्फ मंदिर तोड़ा, बल्कि पवित्र शिवलिंग को तोड़कर उसे मस्जिद के फर्श में लगाया, ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब ने भी हमले किए। हिंदुस्तान के आध्यात्मिक आत्मा को छलनी करने की कोशिश हुई, जिसके इतिहास को छिपाने का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है। वहीं नेहरू पर बीजेपी के इस नए हमले ने विपक्ष को असहज कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आया, 325 साल के बाद 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ा। यह 325 साल की हिस्ट्री कहां है संघर्ष की? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 225 साल लगे गुजरात से दिल्ली पहुंचने में। वो 225 साल का संघर्ष कहां है? और उस 1192 के बाद 1528 में मीर बाकी ने जाके बाबर के समय में अयोध्या में राम मंदिर ढहाया। वो 325 साल की हिस्ट्री कहां है? हमें सिर्फ पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, हमारे मन में ग्लानि भरने के लिए पढ़ाया गया। इसका जवाब तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में उस दिन दिया।
कि ये टुकड़े टुकड़ों में आप जो नेहरू जी को याद करते हैं उसकी बजाय 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लोकसभा में चर्चा कर लीजिए। जितने नेहरू जी के खिलाफ आपको बातें बोलनी आप बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी एक एक का जवाब दे देगी। फिलहाल आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में आप भी इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर लोग सड़कों के ऊपर उतरे हैं। ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को अब शब्द की तरह से बातचीत कर रहे हैं। इस सब पे प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई में बीजेपी अक्सर कांग्रेस को घेरती है। राम मंदिर से लेकर सोमनाथ मंदिर तक की बात करते हुए बार बार कांग्रेस पर बीजेपी देश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने और उसके अपमान का आरोप लगाती रही है। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने वाले प्रधानमंत्री बहुत कम हैं। मोरारजी देसाई सबसे पहले पीएम थे जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बने। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव मंदिर आए। नरेंद्र मोदी के बतौर ट्रस्टी रहते हुए सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह और शिखर को सोने से जड़ा गया। लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन भी किया गया। आखिर में यूपी पुलिस भर्ती की राह देख रहे नौजवानों के लिए राहत वाली खबर। सीएम योगी ने सभी वर्गों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी है। 32,000 पदों की जब भर्ती होगी तो उसमें फायदा मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज